तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड बनेगा वो फ्रंट एंड वाला पार्ट है केवल वेब डिजाइनिंग। तो बैकएंड आप तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब आपके पास फ्रंट एंड रेडी होगा। जब तक फ्रंट एंड रेडी नहीं होगा बैकएंड इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। तो हम फ्रंट एंड में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा फ्रंट एंड स्टार्ट होता है एचटीएमएल से, और इस एचटीएमएल को हम एचटीएमएल 4.0 और एचटीएमएल 5.0, और 5.0 ही हमारा लेटेस्ट वर्जन है एचटीएमएल का, दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सीएसएस का। सीएसएस के भी दो टॉपिक होंगे, सीएसएस 2.0 और सीएसएस 3.0। हमारे सीएसएस के फ्रेमवर्क भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाएंगे आपको। लेस हुआ, सेस हुआ, कई सारे, वाइल सीएसएस हुआ, कई सारे होते हैं, लेकिन हम केवल सीएसएस 2 और सीएसएस 3 पढ़ाएंगे आपको। जो फ्रेमवर्क है सीएसएस का वो थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, आगे चल के बताएंगे कहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ये दोनों टॉपिक हमारे फिनिश होंगे तो यहां पर हम कुछ अपने वेब पेजेस को रेडी करेंगे, कुछ सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे जो रेस्पॉन्सिव नहीं होगी। रेस्पॉन्सिव से मतलब है हमारे पास जो डिवाइसेज होती हैं, एक डिवाइसेज होती है हमारी स्मॉल, एक होती है मीडियम, एक होती है लार्ज, एक होती है एक्स्ट्रा लार्ज, और एक होती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, डेस्कटॉप हुआ, स्मार्ट टीवी हुई। तो हमें अपने एप्लीकेशन को सबके लिए वैलिड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो हम रेडी करेंगे वो रेस्पॉन्सिव नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा जावास्क्रिप्ट का। यहां पर जावास्क्रिप्ट के भी हमें दो वर्जन पढ़ने हैं, एक होता है इक्मा स्क्रिप्ट 5 और एक होता है हमारा इक्मा स्क्रिप्ट 6, जिसको कोर और एडवांस जावास्क्रिप्ट कहते हैं। दोनों वर्जन पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा रेस्पॉन्सिव का। यहां पर रेस्पॉन्सिव भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक रेस्पॉन्सिव वो होगा जो हमने सीएसएस पढ़ रखी है, इस सीएसएस की हेल्प से हमें अपने एप्लीकेशन को रेस्पॉन्सिव करना होगा यूजिंग सीएसएस, या इसको बोल देते हैं मीडिया क्वेरी की हेल्प से रेस्पॉन्सिव करना। दूसरा हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जिसका नाम है बूट स्ट्रैप 5.3 पढ़ेंगे। लेकिन बूट स्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, उसका ऑफलाइन या ऑनलाइन लिंक लगाना होता है। उसमें हमारी कुछ क्लासेस बन रखी है पहले से, उन क्लासेस से जो रिजल्ट आता है वो रेस्पॉन्सिव आता है। लेकिन बहुत सारे ये कहते हैं जी, बहुत सारे बंदे बूट स्ट्रैप को यूज नहीं करने देते। जहां सिक्योरिटी की बात आएगी वो कहेगा जी थर्ड पार्टी आपको मेरे एप्लीकेशन में यूज नहीं करनी है। तो उस कंडीशन में आपको अपने एप्लीकेशन को मेनली ही रेस्पॉन्सिव करना पड़ेगा जो आपने सीएसएस पढ़ रखी है उसकी हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा जेक्वेरी का। जेक्वेरी जो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है, मतलब इसके अंदर हमारे प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं बहुत सारे, और ये भी इसके अंदर भी एक लाइब्रेरी है, एक लिंक होता है इसका भी। तो जब सिक्योरिटी की बात आएगी तो वो जेक्वेरी को यूज नहीं करने देगा। आपको विदाउट जेक्वेरी आपको जो सारा काम करना पड़ेगा फिर वो जावास्क्रिप्ट से ही करना होगा। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा फोटोशॉप। इस फोटोशॉप की हेल्प से आप लोगो बनाना सीखेंगे, यूनिक इमेज बनाना सीखेंगे, पीएचडी फाइल बनाना सीखेंगे। तो ये कोर्स कंटेंट है आपका वेब डिजाइनिंग का। इससे होगा क्या? इससे होगा आप लोग मल्टी पेजेज वेबसाइट को डिजाइन करना सीखें। जितने भी ये टॉपिक हैं इन सारे टॉपिकों की हेल्प से आप क्या करेंगे, मल्टी पेजेज वेबसाइट को डिजाइन करना सीखेंगे। अब यहां पर ये मल्टी पेजेस का मतलब क्या है? ऐसी वेबसाइट जिसके सारे पेज अलग अलग होते हैं।
मैं फिलहाल होम पर हूं। अगर मैं यहां से भारत के उत्तर प्रदेश पे क्लिक करता हूं तो एक तो ये देखना रिफ्रेश बटन रिफ्रेश होगा और पूरा पेज रीलोड होकर आ रहा होगा। रिफ्रेश हुआ है और पूरा पेज रीलोड होकर आया है। मनोरंजन पर जाता हूँ बॉलीवुड पर। ये देखिएगा पूरा ये रिफ्रेश हो रहा है, पूरा पेज रीलोड हो। अगर आपका इस टाइप का कोई एप्लीकेशन है तो उस इस टाइप के एप्लीकेशन को ही बोलते हैं कि मल्टी पेजेस एप्लीकेशन। क्या इसके अलावा भी कोई एप्लीकेशन होता है? बिल्कुल। आप लोगों के कोर्स में एंगुलर या रिएक्ट जेएस में से एक पढ़ना होगा। दोनों नहीं पढ़ सकते, या तो एंगुलर या रिएक्ट जेएस। अब एंगुलर और रिएक्ट जेएस से क्या होगा, आप सिंगल पेज एप्लीकेशन को डिजाइन करना सीखें। अब ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसा होता है, आपके फोन में जितने भी ऐप हैं वो सिंगल पेज एप्लीकेशन। उसमें फाइल एचटीएमएल की एक रहती है, बाकी कंटेंट लोड होता है। लेकिन यहां पर एंगुलर और रिएक्ट से जो एप्लीकेशन बनेगा वो मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बनेगा, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनेगा। कैसा? ये हमारी डिपेट की वेबसाइट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इस पूरी वेबसाइट में केवल और केवल एक ही पेज है एचटीएमएल का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखना रिफ्रेश बटन रिफ्रेश नहीं होगा, केवल कंटेंट लोड होगा, पेज वही रहेगा। रिफ्रेश तो नहीं हुआ। इस पर क्लिक कीजिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पर। रिफ्रेश तो नहीं हुआ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रिफ्रेश तो नहीं हो रहा। और कितना फास्ट लोड हो रहा है। तो अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है जी, तो आज का मार्केट जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन का ही है। क्योंकि हर यूजर चाहता है जी मेरी वेबसाइट इतनी फास्ट होनी चाहिए कि जैसे यूजर क्लिक करे तुरंत लोड होनी चाहिए, उसे वेट नहीं करना पड़े। तो जब फ्रंट एंड का मार्केट सिंगल पेज एप्लीकेशन का है तो क्यों हम डायरेक्ट इसी को पढ़ें? तो देखो जी, डायरेक्ट आप इसको नहीं पढ़ सकते। एंगुलर और रिएक्ट पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए, तभी आप एंगुलर या रिएक्ट जेएस पढ़ सकते हैं। एंगुलर जो होता है हमारा वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और जो रिएक्ट जेएस जो होती है हमारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। ठीक है, इनमें डिफरेंस बताएंगे जब आगे चलेगा तब बताएंगे। बिल्कुल। आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए तभी आप रिएक्ट या एंगुलर कर सकते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे ही डिपेंड है दोनों। एंगुलर में जो काम होता है वो टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड होता है। मतलब जावास्क्रिप्ट का टाइप बताना पड़ता है, हमने कोई वेरिएबल बनाया उसका टाइप क्या है, कोई फंक्शन बनाया उसका टाइप क्या है। रिएक्ट में भी आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से भी काम हो जाता है। दोनों ऑप्शनल है रिएक्ट के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं आप, या जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर में आप टाइप स्क्रिप्ट ही यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये बताएंगे आगे। मल्टी पेजेस और सिंगल पेज एप्लीकेशन समझ में आया। अब यहां पर बात आती है वेबसाइट की। वेबसाइट क्या है भाई? वेबसाइट होती क्या है? वेबसाइट की बात करें तो यहां पर इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। मतलब वेबसाइट तुम्हारी किसी भी टाइप की हो सकती है, नहीं हो सकती है। हमें तो वेब पेजेस रेडी करने, एक होम का, एक अबाउट का, एक न्यूज का, एक इसका, सबको इकट्ठा कर दिया वेबसाइट बनने। वेबसाइट जो होती है कितने टाइप की होती है? वेबसाइट हमारी होती है दो टाइप की। कौन कौन सी? स्टैटिक और दूसरी होती है डायनामिक। क्या अंतर होता है दोनों में? स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है ऐसी वेबसाइट आपने बना दी, अगर आपको उसमें कोई भी चेंजिंग करनी है आपको कोड में ही जाना पड़ेगा, तभी चेंज हो सकता है वेबसाइट। बिना कोड में जाए बिना आप उस वेबसाइट को चेंज नहीं कर सकते। और स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए आप यहां पर वेब डिजाइनिंग वाला कंटेंट यूज कर सकते हैं जो ऊपर वाले टॉपिक। लेकिन डायनामिक वेबसाइट वो होती है आपको वेबसाइट चेंज करनी है लेकिन हमें कोड में नहीं जाना।
आप देखते होंगे बहुत सारी वेबसाइट के एडमिन पैनल बने रहते हैं, डैशबोर्ड बना रहता है, वो कोड में एंटर नहीं करता, वहीं से पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता रहता है। तो उस वेबसाइट को कहते हैं वो डायनोमिक। लेकिन डायनोमिक वेबसाइट तभी बनेगी जब आपके पास एक बैकएंड लैंग्वेज और डाटाबेस हो। विदाउट बैकएंड और डाटाबेस से आप कोई भी डायनोमिक वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री बताई इसकी। और हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एचटीएमएल का। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एचटीएमएल का नाम पता होगा सब लोगों को। यही होता है जी। इसका मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक तो ब्रेक करना है हाइपर टेक्स्ट, और एक ब्रेक करना है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, जब यूजर उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता है तो वो जंप कहां पर हो रहा है, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। वेबसाइट में जितने भी हमारे नेविगेशन बार होता है वो हाइपर टेक्स्ट ही होता है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है जब जब आप वेब पेजेस को रेडी करेंगे तो वेब पेजेस का जो कंटेंट है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपने बनाया एक पेज कॉन्टेक्ट अस का, और उस वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो कॉन्टेक्ट कैसे करेगा आपसे? तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब कंटेंट जो होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। एचटीएमएल जो आई थी 1989 में आई थी, लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था वो 1991 में रिलीज हुआ था। इसको 2 साल जो रखा गया था, ये एक टेस्टिंग मोड पर रखा गया था। जैसे इसका टेस्टिंग मोड कंप्लीट हुआ, उन्होंने फर्स्ट वर्जन को रिलीज कर दिया। 2014 में हमारा एचटीएमएल का 5 वर्जन आया है। जब से लेकर आज तक एचटीएमएल का कोई वर्जन रिलीज नहीं हुआ है। आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि ये अपना नया वर्जन रिलीज कर दे। तो जब ये नया वर्जन रिलीज होगा तो आप दोबारा पढ़ने आएंगे यहाँ पर, हैं? क्या करेंगे? क्यों जी? तो देखो जी, आईटी कहता है कि अगर आपको आईटी में जाना है तो आपको दो चीजों का याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। एक अपडेट और एक अपग्रेड। अपडेट भी रहना है और उस अपडेट के साथ आपको अपग्रेड भी करना है। तो अगर आपने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तो आईटी में बड़ा दिक्कत है फिर। ठीक है। आईटी में पैसा बहुत है, पता है आप लोगों को, है ना? अभी तो खैर वो नहीं, आपके ब्रांच में देख, आप किसी बैच में देखना डिफरेंट ब्रांच के बच्चे भी आएंगे। जो इलेक्ट्रिकल से होगा, जो मैकेनिकल से होगा, जो सिविल से होगा, ऐसे भी बच्चे आईटी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अदर फील्ड में एक ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन आईटी में लिमिटेड ग्रोथ नहीं, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ग्रोथ आपका होता जाएगा, है ना? बस देखो जी, चीजों को सीखना, अच्छे से पढ़ना है, बहुत ईजी है सब कुछ। अगर आप लोगों ने सोचा हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं, तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या पढ़ के आए हैं, तो वहाँ का माहौल पता रहता है कैसे पढ़ते हैं क्या, है ना? तो आपको अभी से अपने दिमाग में ये चीज बिठा ली है तो हमारी जॉब लग गई, और कंपनी वालों ने हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा है। अभी हमारी जॉब में सैलरी डिसाइड नहीं है। अब इस ट्रेनिंग में जैसा परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारी सैलरी डिसाइड होगी। ये आपकी कॉलेज की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है आपकी, है ना? तो बस ये बिठाना है आपको। और हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे हम कोई टॉपिक कराएंगे तो उससे रिलेटेड कुछ टास्क भी आपको देते हैं, है ना? अब वो देखो जी, अब ये आप समझदार हैं, खुद इतने बड़े हो गए, अब आप टास्क में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिएगा। अब मैं एक एक करके चेक करना तो बड़ा मुश्किल होगा, किसने किया किसने नहीं किया, है ना?
अभी आपको खुद डिसाइड करना है कि भाई मैं जो टास्क दिया आपको, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे कुछ क्लासेस चलेंगी यहाँ पर, है ना। और वो टास्क देने का पर्पज केवल यही है, जो हमने कराया उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अब एचटीएमएल में जो काम होता है, काम होता है इसमें टैग बेस्ड। टैग क्या है? अगर टैग की डेफिनेशन बताएं तो टैग का मतलब है, अगर आपको एचटीएमएल में किसी भी एलिमेंट का स्टार्टअप करना है तो एलिमेंट का जो स्टार्टअप होगा वो टैग से ही होगा। और टैग को हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारा प्री डिफाइंड डाटा बना रखा है इन्होंने, अगर वो आता है तो उसी को हम टैग कहते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट का स्टार्टअप करना ही हमारा क्या होता है, टैग होता है। और एचटीएमएल पूरा का पूरा टैग बेस्ड ही है, इसमें टैग ही है और कुछ नहीं। तो इन टैगों को हमने अपनी सुविधानुसार 3 पार्टों में डिवाइड किया। नंबर 1, एक होता है हमारा एम्प्टी टैग। नंबर 2, दूसरा होता है कंटेनर टैग। और तीसरा होता है हमारा कमेंट टैग। यही टैग मिलेंगे, इसके अलावा और कोई टैग नहीं होगा। एम्प्टी टैग वो टैग होता है जिसकी ओपनिंग ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारा बी आर हुआ, हमारा एच आर हुआ, हमारा आई एम जी हुआ। ऐसे बहुत सारे टैग मिलेंगे जिनकी केवल ओपनिंग ओपनिंग होती है। जब आप आगे चल के रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे तो वहां पर वो एक्चुअली जब कंपोनेंट बनते हैं तो वो रिटर्न करता है जीएसएक्स एलिमेंट। तो जब आप इसको जीएसएक्स बनाएंगे तो आपको इनकी सेल्फ क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तभी ये जीएसएक्स बनेगा। अगर सेल्फ क्लोजिंग नहीं होगी तो ये जीएसएक्स नहीं बनेगा। बताएंगे आगे। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती हैं, उन टैगों को कहते हैं हम कंटेनर। फॉर एग्जांपल बॉडी टैग हुआ हमारा। अब ये देखो क्या लिखना है तुम्हें भाई, ये तुम्हें देखना है। ये चाहिए, चाहिए ये भेज देंगे, सेव करके भेज देंगे। बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग क्लोज। क्लोज करने के लिए हमें बैक स्लैश एन का यूज करना होता है। ये बैक स्लैश एन ही आपका इंडिकेट करता है क्लोजिंग को। पैराग्राफ टैग ओपन, पैराग्राफ टैग क्लोज। ऐसे भी बहुत सारे टैग मिलेंगे जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। अब तीसरा टैग है हमारा कमेंट। मैं लिखने का मौका दूंगा, थोड़ा सा वेट करो, बस टॉपिक खत्म होने दो, लिखने का मौका दूंगा। कमेंट का मतलब है हमारे पास कोड है कुछ, और उस कोड को हमें अपने ब्राउजर पर नहीं लेके जाना और कोड को डिलीट भी नहीं करना है, तो आप उसको कमेंट टैग में डालें। तो यहां पर कमेंट बनाने के लिए लेस देन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल डैश, और डबल डैश और ग्रेटर देन के बीच में जो भी कंटेंट, जो भी डाटा होगा वो कमेंट बन के। अब कोड लिखने के लिए हमें एक एडिटर चाहिए, जिस पर हम अपना कोड लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, एडिटर। और मार्केट में बहुत सारे एडिटर हैं, तो यहाँ पर कुछ एडिटरों के नाम पता रहना चाहिए आपको। जैसे नोटपैड जो है हमारा, ये भी एक एडिटर है, नोटपैड प्लस प्लस, ये भी आपका एक एडिटर होता है। सबलाइम टेक्स्ट 3 भी एक एडिटर है। वीएस कोड भी एक एडिटर है। और भी बहुत सारे होते हैं, ब्रैकेट्स होता है, ड्रीम वीवर होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो है हमारा वीएस कोड। लेकिन वीएस कोड कहता है जी, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का है और विंडो 10 या 11 है तो ये काम करेगा, और 10 11 विंडो नहीं है तो वीएस कोड काम नहीं करेगा। वीएस कोड केवल किस में काम करता है, विंडोज 10 और 11। लिनक्स है उसमें काम करेगा, मैक है तब भी काम करेगा, लेकिन विंडोज 10 11 होगी तभी ये वीएस कोड काम करता है।
अगर विंडो कोई दूसरी है तो आप कोई दूसरा एडिटर लेंगे। ठीक है जी। जो VS कोड है, उस VS कोड को डाउनलोड कहाँ से करते हैं? इन्होंने एक अपनी वेबसाइट बना रखी है, VS कोड डाउनलोड। जो पहला लिंक आए, जो देखो बता रहा है विंडोज 10 11, ये विंडोज के लिए, ये लिनक्स और ये मैक के। इसको डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। जब ये इंस्टॉल होगा तो हमारे डेस्कटॉप पर इसका एक आइकन आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर्मेट में बता रहा हूँ आपको, उस वही फॉर्मेट आपको यूज करना है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना होगा। फोल्डर कहीं बना लो, तो मैं आपके एक बैच का फोल्डर बना ही देता हूं। तो आप जाएंगे वीकेंड और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाइएगा, WE12 के नाम से बना दिया हमने। इसके अंदर आपको एक HTML का फोल्डर, हमारे HTML का जितना भी काम होगा इसके अंदर होगा। और इसके अंदर भी आज का फोल्डर, आज जो हम कराएंगे इस वाले फोल्डर में कराएंगे। आज डेट है 14/12। आज से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जिस दिन एंड होगा हमारे पास पूरा डाटा होगा, तो हमने कौन सी डेट में क्या कराया है। ठीक है। आपसे मिस हो सकता है, लेकिन हमसे मिस नहीं हो। तो आप फोल्डर कहीं बनाइएगा, मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, आप अपने अपने हिसाब से बनाइएगा। अब हमने जो ये फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को अपने VS कोड पर ओपन करना है। यहां से भी कर सकते हैं, मैं यहां से नहीं करूंगा। आप अपने VS कोड को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद या तो यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन फोल्डर का। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है तो आप फाइल पे जाइए, और ओपन फाइल नहीं करनी, ओपन फोल्डर करना है। हमें फोल्डर को लेके आना है, जहां पर आपका फोल्डर वहां पहुंचिए। ये रहा, इसको सेलेक्ट, सेलेक्ट फोल्डर। तो ये फोल्डर आपका लेफ्ट साइड में आ चुका हो। इसी के अंदर सारा काम होना है। कभी फाइल को ओपन नहीं करना VS कोड में, हमेशा फोल्डर को ओपन करना है, क्योंकि आगे चल के थोड़ी दिक्कतें होंगी फिर। इसलिए अभी से फोल्डर ही लाइए यहाँ पर, क्योंकि जब जावास्क्रिप्ट वगैरह हम रन करेंगे टर्मिनल पर, या रिएक्ट चलाएंगे टर्मिनल पर, थोड़ी दिक्कत आएगी। अब इसके बाद जैसे ही फोल्डर आया, इसके सामने दो प्लस के साइन दिखाई दे रहे होंगे। पहला प्लस का साइन है न्यू फाइल बनाने के लिए, और दूसरा प्लस का साइन है अगर आपको इस फोल्डर के अंदर और फोल्डर की नीड है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। तो हमें फोल्डर तो बनाना नहीं है, फाइल बनानी है, क्लिक कीजिए। अब फाइल का नाम क्या देना है? फिलहाल के लिए कोई भी नाम दीजिए। मैंने नाम दिया डेमो। लेकिन इसको सेव करेंगे आप .stm, एक्सटेंशन भी वैलिड है, या HTML, दोनों एक्सटेंशन वैलिड है। .stm से भी सेव कर सकते हैं, या .html एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं। आपको पता होगा, जब आप वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो उसका भी एक्सटेंशन .doc होता है। पावर पॉइंट वाली का एक्सटेंशन .ppt होता है। तो जब तक आप यहाँ पर .html एक्सटेंशन नहीं देंगे, तब तक ये HTML की फाइल क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद आपको एंटर करना है, ये फाइल बन गई और राइट साइड में ओपन भी हो गई हमारी। अब यहाँ पर अपना कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन कोड लिखने से पहले हमें सबसे पहले एक HTML का स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है, और यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हमें कुछ कंटेनर टैगों का यूज करना होगा। तो आइए डिजाइन करते हैं। सबसे पहले HTML टैग ओपन और क्लोज, इसको डाउन करें, और HTML के अंदर आपको एक हेड टैग ओपन और क्लोज, इसको भी डाउन करें। यहाँ पर टाइटल टैग ओपन क्लोज, यहाँ पर कोई भी नाम दे दो टाइटल का। मैंने नाम कर दिया HTML क्लास, और यहाँ पर बॉडी टैग ओपन क्लोज। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कौन सा टैग क्या काम करता है यहाँ पर? अभी मैंने यहाँ पर डॉक टाइप HTML को यूज नहीं किया है। अभी आपको भी यूज नहीं करना है, जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे डॉक टाइप कब आया था, कब इंप्लीमेंट हुआ था। अभी नहीं करना है।
कंट्रोल एस से फाइल को सेव करना है। अब इस फाइल का रिजल्ट ब्राउजर पर तो आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको स्टॉप रखते हैं, एक चीज और बतानी है मुझे। जैसे मैंने डिबेट की वेबसाइट ओपन की, मेरे पास ये वेबसाइट आई कैसे, मेरे पास ये वेबसाइट आई कैसे? तो देखो जी, जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद उसको यूजर के लिए लाइव करना होता है। जब आप उसको लाइव करेंगे तो यहां पर आपको दो चीजों की नीड होती है। नंबर एक, एक तो डोमेन का नाम चाहिए आपको। जैसे यहां पर है ducat.india.com, ये डोमेन का नाम है आपका। और ये परचेज करना होता है, अगर यूनिक नहीं है तो आपको मिल जाएगा 149 रुपीज का 1 साल का, अगर यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक है तो कोई प्राइस लिमिट नहीं है इसका। नंबर टू, दूसरा, जिस सर्वर पर अपना प्रोजेक्ट हमें लाइव करना है वहां पर एक स्पेस परचेज करना होता है, जिसको बोलते हैं होस्टिंग प्लान। और देखो जी, ये जो स्पेस देता है मिनिमम आपको 10 GB तो खरीदना ही पड़ेगा, इससे कम स्पेस नहीं देता। और ये सर्वर बहुत डाउन है, तो ये मिल जाएगा आपको लगभग लगभग 1800 रुपये या 2000 के लगभग मिल जाता है 1 साल का। 2000 का मिल सकता है भाई, वो डिपेंड करता है हमारा सर्वर कैसा है, ठीक है। दोनों हमने परचेज कर लिए। अब हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। हमारा प्रोजेक्ट आ गया, और प्रोजेक्ट में एक फाइल तो होगी नहीं, बहुत सारी फाइलें होंगी। लेकिन जिस फाइल को आप फर्स्ट टाइम लोड कराना चाहते हैं, जैसे मैंने डोमेन का नाम डाला, फर्स्ट टाइम मेरी ये वाली फाइल लोड होकर आ रही है, देख रहे हैं आप। तो जिस फाइल को फर्स्ट टाइम लोड कराना है उसका नाम आपको इंडेक्स ही रखना होगा, क्योंकि जो हमारा सर्वर होता है वो केवल इंडेक्स की फाइल को ही जानता है, इसके अलावा और किसी फाइल को नहीं जानता। बाकी की फाइलें जो अटैच रहती है वो नेविगेशन बार की अलग अटैच रहती है। कोई दिक्कत यहां तक? अब हमें क्या करना होता है, अब इस डोमेन को और हमारा जो प्रोजेक्ट होस्टिंग प्लान को कनेक्ट करना पड़ता है। जब कनेक्ट कराएंगे तो वहां पे DNS, डोमेन नेम सिस्टम का IP एड्रेस पूछता है। मैंने एक IP एड्रेस डाल दिया फेक, क्योंकि सर्वर तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन जो IP एड्रेस है यूनिक होगा। एक बार जो IP एड्रेस आपको मिल गया, किसी और का IP एड्रेस वो नहीं हो सकता है। अब इसके बाद होता क्या है देखिएगा, मैं आपको एक PPT दिखाता हूं। है ये जावास्क्रिप्ट की बात, यहाँ से कुछ चीजों को हमें सीखना है। आजा भाई। ये यूजर है हमारा, अपने सिस्टम बैठा हुआ है, ये हमारा सर्वर है, और इस सर्वर के पास पूरा प्रोजेक्ट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप। किसी यूजर ने अपने सिस्टम से एक URL हिट किया www.abc.com। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाती है DNS के पास, और DNS रिडायरेक्ट कर देता है जिस सर्वर पर आपका प्रोजेक्ट लाइव हो रखा है, उस सर्वर पर रिडायरेक्ट कर दिया आपके रिक्वेस्ट को। अब ये सर्वर क्या करेगा, जैसे रिक्वेस्ट आई, ये सर्वर क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में से इंडेक्स की फाइल को खोजेगा। कौन सी इंडेक्स की फाइल है? और इंडेक्स की फाइल में जितना भी फ्रंट एंड का कोड होगा, पूरे कोड को उठाएगा और यूजर के ब्राउजर को सेंड कर देगा। और यूजर के ब्राउजर पर आकर ये कोड एग्जीक्यूट होता है और आपके सामने डिस्प्ले होता है। अगर आपसे कोई पूछे फ्रंट एंड का कोड एग्जीक्यूट कहाँ होता है, यूजर्स के ब्राउजर पर। और अगर इस सर्वर के पास कोई बैकएंड का कोड होता है यहाँ पर, तो ये बैकएंड का कोड यहीं पर एग्जीक्यूट होता, देन रिजल्ट को आपके सिस्टम के पास भेजता। तो इसलिए हमें बैकएंड के लिए एक सर्वर की नीड होती है, लेकिन फ्रंट एंड के लिए हमें कोई सर्वर की नीड नहीं होती।
बैकएंड में जावा पढ़ रहे हैं, पाइथन, पीएचपी, नोड जो भी पढ़ेंगे उसमें सर्वर चाहिए ही चाहिए, तभी उसकी फाइल एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमारा जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है उसके लिए हमें किसी सर्वर की नीड नहीं है। अब ये कोड यहाँ पे आया, दिखाता हूँ कैसे आया, देखिएगा, ये भी प्रूफ करते हैं। इसको इंस्पेक्ट कीजिएगा, ये रहा पूरा कोड, सर्वर ने भेजा, इसके पास आया कहां से। अब इसमें से मुझे कोई दूसरा पेज का डाटा चाहिए, आइए देखना, बिलिंग करेगा कुछ पार्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का चाहिए, बिलिंग किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ गया, तो सर्वर ने उठाया होगा फ्रंट एंड का कोड, भेज दिया यहाँ पे आया, एग्जीक्यूट हुआ, आपके सामने डिस्प्ले हुआ। तो हमेशा फ्रंट एंड का कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है, यूजर्स के ब्राउजर पर, और बैकएंड का कोड कहाँ एग्जीक्यूट होता है, सर्वर। इसलिए यहां पर हमें इस फाइल को रन करने के लिए किसी सर्वर की नीड नहीं होगी, डायरेक्ट ये हमारे ब्राउजर पर रन होगा, यही बताना था यहां पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फाइल को रन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो वीएस कोड के अंदर रन का ऑप्शन है, ये रहा, इस रन पर जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग, और जिसमें भी रन करना यहां से रन कर सकते, यहां से रन नहीं करना। आपने जहां पर अपनी फाइल बनाई है, ये रहा फोल्डर हमारा, इसके अंदर यही फाइल हमारी, इस पर राइट क्लिक, ओपन विथ, किसी भी ब्राउजर में रन कर, दोनों तरीके फाइल को रन करेंगे। लेकिन हम यहां से क्यों रन करेंगे, हम तो वीएस कोड से करेंगे, जब वीएस कोड में फैसिलिटी है हमारी, तो रन स्टार्ट डिबगिंग क्रोम पर रन कर दीजिएगा। तो हमने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया, इसका रिजल्ट हमारे ब्राउजर पर कुछ ये आएगा, पूरा पेज ब्लैंक है, कुछ नहीं है। यहां पर एचटीएमएल टैग ओपन और क्लोज, सबसे टॉप पर ओपन किया है, बॉटम पर क्लोज कर रखा है। इसका मतलब है हमारे ब्राउजर पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा पेज जो है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है हमारा एचटीएमएल का है, क्योंकि सबसे टॉप पर एचटीएमएल टैग ओपन है और बॉटम पर क्लोज है, तो पूरा इन्वायरमेंट एचटीएमएल, क्योंकि एचटीएमएल पर काम करना है तो एक एचटीएमएल का इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमने दो टैग और लिए, हेड ओपन हेड क्लोज और बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। एचटीएमएल पूरा दो पार्ट में ब्रेक है, हेड ओपन हेड क्लोज और बॉडी ओपन, यहां पे भी ये दो पार्ट में ब्रेक है। ये वाला पोर्शन आपका हेड कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका बॉडी कहलाता है। कैसे पता चलेगा बॉडी है, मैंने बॉडी के अंदर एक कलर दिया, बीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू, जो मेरा बॉडी का पोर्शन हो उसका बैकग्राउंड ब्लू आना चाहिए। चेक करें, यही बॉडी है मेरी, ब्लू आ रहा है, ये मेरा हेड है। हेड के अंदर मैंने एक और टैग दिया हुआ है, टाइटल टैग ओपन क्लोज, और यहाँ पर टाइटल का नाम दिया हुआ है एचटीएमएल क्लास। तो यहां देखिएगा, हेड के अंदर टॉप लेफ्ट पर आपका टाइटल शो होता है, जो करंट पेज का नाम इंडिकेट करता है, और ये हर किसी वेबसाइट में देखने को मिलता होगा टाइटल, टॉप इंस्टीट्यूट फॉर आईटी ट्रेनिंग, इन्होंने टाइटल में डाला होगा। अब ये टाइटल की लेंथ कितनी रखनी है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्स कितनी होनी चाहिए, ये काम है एसईओ वाले, आपका काम नहीं है। अब यहाँ पे टाइटल के पास में एक लोगो आ रहा है, देख रहे होंगे आप, आगे चल के हम भी इस लोगो को लाएंगे, इसका नाम होता है फेविकॉन आइकन, हम भी लाएंगे आगे चल के इसको। यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, यहाँ पर हमने जिस नाम से अपनी फाइल को सेव किया उसका पाथ उठ के आ रहा है, यही हमारा यूआरएल है। पूरी वेबसाइट जो चल रही है बॉडी पे चल रही है, तो हमें जो भी कोड करना पड़ेगा इस बॉडी के अंदर ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जब कभी भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब कोई भी काम करना है एचटीएमएल में, तो सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना मस्ट है, उसके बाद इस बॉडी के अंदर ही आपको कोड लिखना पड़ेगा सारा का सारा। ठीक है जी।